आज नाउन पार्ट 4 में हम नाउन से जुड़े एक और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉजेसिव केस। इस सेशन में हम देखेंगे कि कोई नाउन पॉजेसिव केस में कब कही जाती है और किसी नाउन को हम पॉजेसिव केस में कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी नाउन पॉजेसिव केस में तब कही जाती है अगर ये नाउन डिनोट करे कोई पोजेशन, ऑथरशिप, ऑरिजिन या फिर काइंड, है ना। पोजेशन का क्या मतलब होता है कि आपके ऊपर उस चीज़ का अधिकार है, अथॉरिटी है, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में हमें ये जानना है कि कौन सा नाउन पॉजेसिव केस में है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हुज का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो शब्द हुज का आंसर करे उसको हम क्या कहते हैं कि ये नाउन पॉजेसिव केस में है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज राम्स अम्ब्रेला। तो अगर मैं कहूँ कि ये किसका अम्ब्रेला है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा राम का। तो यहाँ पर ये जो राम है ये क्या है, पॉजेसिव केस। ओके। अब नेक्स्ट रूल ये होता है कि अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो हमेशा ही नाउन ये शो नहीं करता कि ये पोजेशन में है, ठीक है। इसका कुछ और मीनिंग भी निकल सकता है। इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम देखते हैं। शेक्सपियर्स प्लेज, है ना। तो ये जो फ्रेज है इसका मतलब है, ये सेंस दे रहा है कि द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, है ना, वो प्लेज, वो नाटक जो शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं। अ मदर्स लव, इस फ्रेज का मतलब है द लव फेल्ट बाय अ मदर, वो प्यार जो एक माँ द्वारा महसूस किया गया। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, प्रेसिडेंट की स्पीच, इसका मतलब है कि वो स्पीच जो कि प्रेसिडेंट ने डिलीवर की। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, वो घर जहाँ पर मिस्टर अग्रवाल रहते हैं। अशोक्स हाउस, द स्कूल वेयर अशोक गोज, वो स्कूल जहाँ अशोक जाता है। अ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, अ प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, ऐसा प्ले ग्राउंड जो बच्चों के लिए है। अ वीक्स हॉलीडे, अ हॉलीडे विच लास्ट अ वीक, एक ऐसा हॉलीडे जो कि एक सप्ताह तक चलता है। तो आपने इन सभी एग्जाम्पल्स में ये देखा कि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब हमेशा पोजेशन ही नहीं होता है। ओके। अब नेक्स्ट हम ये रूल्स देखेंगे कि पॉजेसिव केस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। पहला रूल ये है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो आप वर्ड के एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं पॉजेसिव केस को बनाने के लिए। एग्जाम्पल, द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन, ठीक है। अब अगर कोई वर्ड एस सा से एंड हो, है ना, तो उस केस में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, एस को हम वहाँ ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वरना बहुत सारी हिसिंग साउंड हो जाती है। हिसिंग साउंड का मतलब है कि ऐसे हो जाता है, ठीक है। जैसे कि द कंसाइंस सेक, तो यहाँ हमने एस को ओमिट कर दिया, खाली एपोस्ट्रोफी लगाया। ओके। थर्ड रूल में क्या होता है कि अगर आपका नाउन एस से एंड हो रहा है ना, मगर आपका नाउन, इस नाउन एस से एंड हो रहा है मतलब कि नाउन क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो अगर वो एस से एंड हो रहा है तो उस केस में भी हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एस को छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, तो आपने यहाँ देखा सिर्फ एपोस्ट्रोफी है, उसके बाद का एस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नाउन प्लूरल है और वो एस से एंड नहीं हो रहा है तो आप बहुत ही इजीली एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ओके। जैसे कि मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक, राइट। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 के हिसाब से अगर आपके नाउन में बहुत सारे शब्द हैं तो जो पॉजेसिव साइन है वो सिर्फ हम लास्ट वाले वर्ड के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, तो यहाँ पर द किंग ऑफ भूटान ये पूरा ही एक नाउन है लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले के साथ ही हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ हम यूज़ करते हुए इसको गलती कर सकते हैं उसको देखें। द क्वींस ऑफ इंग्लैंड
रिएक्शन वॉज इम्पॉर्टेंट इन द डायना एपिसोड। ये हमारा जो सेंटेंस है वो गलत है। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर नाउन में बहुत सारी वर्ड्स हैं तो हम सिर्फ लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, है ना। लेकिन इसने तो शुरू में लगा दिया, तो हमने किस में लगाना है? एंड में लगाना है, राइट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स रिएक्शन वॉज इम्पॉर्टेंट इन द डायना एपिसोड। ओके, रूल नंबर 6 जिसको हम क्या कहते हैं? एपोजिशन का रूल, है ना। अब सबसे पहले हम एपोजिशन का मतलब समझते हैं। जब दो नाउन होती है, ठीक है, दो नाउन मतलब पहला नाउन और दूसरा नाउन, और जो दूसरी नाउन है वो हमने इसलिए यूज़ की हुई है क्योंकि वो पहली नाउन को डिस्क्राइब कर रही है या रेफर कर रही है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दूसरी वाली नाउन है ये एपोजिशन टू फर्स्ट नाउन है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस हो गया होगा, है ना, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। स्टीफन हॉकिंग द साइंटिस्ट हैज़ रिटन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला नाउन है स्टीफन हॉकिंग और दूसरा नाउन है द साइंटिस्ट। अब ये जो साइंटिस्ट वर्ड है ये हमने स्टीफन हॉकिंग के लिए यूज़ किया है ना। तो जो साइंटिस्ट है वो क्या कहेंगे कि अपोजिशन टू स्टीफन हॉकिंग, राइट। अब समझ में आया होगा ना कि स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट, उन्होंने क्या लिखी है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके, अब एपोजिशन का रूल क्या होता है? एपोजिशन का रूल होता है कि हम सिर्फ बाद वाले पार्ट के साथ क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, है ना। जैसे कि दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, है ना। तो हमने देखा सिर्फ पोएट के साथ लगाया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री, है ना। तो यहाँ पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो इसने पहली नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और दूसरी नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। बट हमारा रूल क्या होता है कि सिर्फ हम बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होता है कि आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग द साइंटिस्ट कंट्री। ओके, 7th रूल देखिए। 7th रूल में 2 पार्ट्स हैं। क्या? कि देखो अगर आपका जॉइंट पोजेशन है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर दोनों का बराबर हक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ बाद वाले नाउन के साथ लगाते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल है करीम एंड सलीम्स बेकरी। तो इसका ये मतलब है कि कोई बेकरी है जिस पर करीम और सलीम दोनों का बराबर पोजेशन है ना। इसलिए हमने सिर्फ बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया। ओके, इसको यूज करते हुए कैसे गलती हो जाती है? जैसे लिखा है कि बच्चन जी इज अमिताभ एंड अजिताभ फादर, है ना। तो देखो इसने अमिताभ के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया है और अजिताभ के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। बट रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब बराबर का पोजेशन हो तो सिर्फ बाद वाले के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अब जो बच्चन जी हैं वो तो दोनों के बराबर पिता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अमिताभ के ज़्यादा है या अजिताभ के कम है। बराबर का पोजेशन है, बराबर का हक है। इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस है वो होगा बच्चन जी इज अमिताभ एंड अजिताभ फादर। ओके, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में होता है वही पोजेशन वाला है, लेकिन इस बार सेपरेट पोजेशन है ना। मतलब कि 2 नाउन होंगे और उस नाउन पर अलग अलग हक होगा। जैसे कि आप ये देखिए राजा राव के कुछ नॉवल हैं और आर.के. नारायण की कुछ नॉवल हैं। तो यहाँ पर उन दोनों का अलग अलग हक है ना, क्योंकि उसने अलग लिखी है और दूसरे बंदे ने अलग लिखी है, राइट। तो उसमें हम दोनों के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो जैसे अगर हम बोलें कि द ऑडियंस लिसन टू जावेद एंड वाजपेयीज पोएम्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जावेद की अलग पोएम्स हैं और वाजपेयी की अलग पोएम है ना। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द ऑडियंस लिसन टू जावेद एंड वाजपेयीज पोएम्स। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में ये है कि आप एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं, है ना। हम एपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ यूज़ नहीं करते, उनके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि द कार्स व्हील वॉज ब्रोकन। तो क्योंकि व्हील जो है वो हमारा नॉन लिविंग है तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द व्हील ऑफ द कार्ट वॉज ब्रोकन।
ओके, अब यहाँ पर मैं आपको दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल बताऊंगी। एज यूजुअल इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और एक्सेप्शन से भरी हुई है। ओके, तो इसका पहला एक्सेप्शन देखिए जो आपके सामने आ रहा है वो ये, अगर आप नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई कर दें तो फिर आप पोजेसिव केस में यूज कर सकते हैं। अब पर्सोनिफाई का क्या मतलब होता है? पर्सोनिफाई का मतलब ये होता है कि जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग बना दिखा दे कि उसमें एज अ लिविंग थिंग प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफाई। एग्जाम्पल है, इफ यू आर फॉर्चून्स फेवरेट यू माइट एस्केप द सफरिंग वाइल अदर्स सफर, है ना। तो यहाँ पर हमने फॉर्चून को पर्सोनिफाई कर दिया, है ना। अब फेवरेट किसी लिविंग थिंग का ही होता है ना, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? पर्सोनिफाई। तो यहाँ पर अब आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 11 क्या बोलता है कि ऐसी नाउन जो कि टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करें उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अ डेज मार्च, है ना, अ वीक्स हॉलीडे। अ डेज मार्च एक दिन का मार्च, मार्च पास्ट होता है ना, रैली निकालना उस वक्त। अ वीक्स हॉलीडे एक सप्ताह का छुट्टी। इन अ ईयर्स टाइम, ठीक है। अ स्टोन्स थ्रो, इस केस में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बोले नहीं यार हमें तो ये सिखाया है नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाते हैं, तो उसने क्या बोला? हिज हाउस इज एट द थ्रो ऑफ अ स्टोन फ्रॉम हेयर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं इस फ्रेज से कि एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब उस पास में है ना। ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है। तो ये करेक्ट क्या बनेगा कि हिज हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। ओके।